एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, ये तो आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पावर्स क्या दी गई हैं, शायद ये आपको नए उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ना पता हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीड्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है ये लिखना है। तो मैं आपको पहले बेयर एक्ट के थ्रू बेयर एक्ट की भाषा में कंसेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद मैं अपनी भाषा में उसे समझाऊंगी। साथ ही साथ मैं फैक्ट और कंसेप्ट के साथ आंसर राइटिंग भी फॉर्मेट करवाऊंगी ताकि आप एक बेहतर आंसर लिख सकें। तो सबसे पहले आपको इस क्लास को, ऑडियो क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है और उसको नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट and what is the procedure of investigation, relevant section of VNSS for investigation। ठीक है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में लिखना है एफआईआर क्या होती है, जो कि धारा 175-76 में दिया गया है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आप आंसर शुरू करिएगा पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। तो जो पुलिस थाना होता है, उस पुलिस थाने का अधिकारी होता है, उस अधिकारी का अपना एक सीमा होता है जिसके अंदर उसको काम देखना होता है, जिसके अंदर का अपराध उसके अंडर में आता है। तो अगर उसके अंदर में कोई अपराध हो जाता है जिसका उसको पता चलता है, तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। ये उसका बेसिक राइट्स है, मतलब बेसिक ड्यूटी है, बेसिक राइट्स है, दोनों ही है। अब ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी स्टेज पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। वो मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अंतर्गत अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं है। ऐसे किसी मामलों का अन्वेषण करने का आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भी दिया जा सकेगा जो संहिता की धारा 210 के अंतर्गत सशक्त है। ठीक है, तो जो पुलिस अधिकारी अपने सीमा के अंदर किसी भी संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस पर कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात और है कि जहाँ किसी विशेष न्यायाधीश ने ऐसे किसी मामले का संज्ञान पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र के आधार पर लिया हो और उस न्यायाधीश को ये लगता है कि पुलिस अधिकारी ने ऐसा अन्वेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 को, कौन सा अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 को के प्रावधान का उल्लंघन कर किया है, तो ऐसे मामलों का पुनः अन्वेषण का आदेश दे सकती है। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि पुलिस अधिकारी ने भले अपने जुडिडिक्शन में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन को उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करके किया है, तो उसको फिर से री इन्वेस्टिगेट करने का आदेश मजिस्ट्रेट निकाल सकती है। ये केस है पारसनाथ पांडे बनाम राज्य AIR मुंबई 205। यहाँ पर कोई भी कंप्लेन मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधिकारी के पास भेजा गया हो और पुलिस अधिकारी ने ये रिपोर्ट दे दी कि कोई मामला बनता ही नहीं है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट खुद उस पर ध्यान देगा। और ये केस है HS बैंस बनाम स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दो तरह से, एक तो जुडिडिक्शन में अगर कोई अपराध हुआ है तो पुलिस अधिकारी तुरंत इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और अगर लगता है मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन फॉल्स हो रहा है या किसी भ्रष्टाचार के उससे हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको री इन्वेस्टिगेट करने का या स्टॉप करने का आदेश भी दे सकती है अगर लगता है कि प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। अब प्रोसीड्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, कि यानी कि अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा संहिता की धारा 176 में, क्योंकि इसी में इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस उल्लेख किया गया। अब इसके अनुसार जब भी पुलिस थाने के अधिकारी जो भी उस समय है, वो किसी अपराध की सूचना उसको दी जाती है और उसे ये लगता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो और उसको लगता है इसके तुरंत इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उस अपराध की एक रिपोर्ट लिखेगा, यानी कि FIR लिखेगा, उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर पहले मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। उसके बाद ऐसे मामले के तथ्य और परिस्थिति का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़रूरी हो तो अपराधी का पता लगाने के लिए, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए कि उसका गिरफ्तारी किस तरह से की जाए, पुलिस अधिकारी खुद जाएगा या फिर अपना किसी अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त करेगा। और इसका केस है कांतिलाल दामोदर दास बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का। ठीक है, तो या तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से पहले मजिस्ट्रेट के पास FIR की कॉपी भेजेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या तो खुद जाएगा, गिरफ्तारी करने के लिए खुद जाएगा, या अपने अंडर के किसी अधिकारी को भेजेगा। लेकिन पुलिस अधिकारी किसी ऐसे मामले का इन्वेस्टिगेशन ना करेगा, ना तो करेगा और ना इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी स्थान पर जाएगा, अगर
ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध नाम देकर की गई है और उसकी राय में अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के विरुद्ध की जा रही है और ये अपराध जो है ये बहुत गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नहीं जाएगा। और उसे ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कोई उसको बेसिक आधार नहीं मिला है, जहाँ पुलिस अधिकारी कोई आधार, जो ऊपर मैंने आपको आधार बताया, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वहाँ उसका कर्तव्य होगा कि ऐसा ना करने का कारण भी बताए कि क्यों नहीं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है, और उसको लिखित रूप से बताए। क्योंकि अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति को भी ये बात पता होनी चाहिए, जो एफआईआर लिखवाने आया उसको पता होना चाहिए कि आखिर मैंने जो एफआईआर लिखवाया है उस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शुरू हुआ है, तो ये पुलिस अधिकारी को बताना पड़ेगा। अब ये हो गया प्रोसीड्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन धारा 176 में। इसके बाद है अन्वेषण में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। तो अगर एफआईआर में तथ्य जो भी दिया गया वो संज्ञेय अपराध का बताता है कि मतलब ये अपराध हो गया और ये जानकारी में है, तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन यदि अगर लगता है कि फैक्ट्स से संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट नहीं होता, जो भी फैक्ट बताए गए उससे पता नहीं चल रहा है कि कोई ऐसा अपराध हुआ है, तो उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं किए जाने का निर्देश दे सकता है। अब एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया कि जहां इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आरोप पत्र पेश कर दिया गया हो, वहां सामान्यतः उच्चतम न्यायालय को इन्वेस्टिगेशन पुनः करने का आदेश नहीं देना चाहिए। इसमें केस है सचिव पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि अन्वेषण का महत्व क्या है, इन्वेस्टिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अन्वेषण किसी भी इन्वेस्टिगेशन को ही एक तरह का जो रिसर्च होता है वही होता है इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी न्यायिक कार्रवाई जो है उसके इन्वेस्टिगेशन के बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना वो किसी भी न्यायिक कार्रवाई का फर्स्ट स्टेप होता है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, उससे रिलेटेड तथ्य का, फैक्ट्स का पता लगाए, उसकी छानबीन करे कि वो फैक्ट कितने सही है कितने गलत है, और जिसने अपराध किया उसको ला करके भी उससे पूछताछ करे, जिसने एफआईआर लिखवाया उससे भी पूछताछ करें कि वो अपराध संज्ञेय अपराध है या नहीं है, और इसके बाद उसको सारा रिटन फॉर्मेट में जमा करना होता है और कोशिश करनी होती है पुलिस अधिकारी को कि उस अपराध का पता करके अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करें। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद है अन्वेषण। इन्वेस्टिगेशन के अंग क्या है, पार्ट्स क्या हैं। तो जब अपराध से अपराधी तक पहुंचने की जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही वही प्रोसेस जो होता है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं। जैसे कि एफआईआर लिखाया गया, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोप पत्र पेश करना होता है पुलिस अधिकारी को, और जब पुलिस अधिकारी सारा आरोप पत्र बनाता है तो उसके लिए उसको कई स्टेजेस से होके जाना पड़ता है। जैसे सबसे पहले वो एफआईआर दर्ज करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो जाएगा घटना स्थल पे जहाँ पे वो घटना घटी, जहाँ वो अपराध हुआ है। उसके बाद वो घटना स्थल जहाँ पर अपराध हुआ है वहाँ की मानचित्र, फोटो खींचेगा, नक्शा तैयार करेगा। फिर वहाँ पर जो लोग देख रहे थे घटना, किसी ने अगर देखा है यानी कि कोई साक्षी है, उनके स्टेटमेंट्स लेगा, उसको लिखेगा। इसके बाद घटना स्थल पे जो सामान दिख रहे हैं, कोई औजार है, कोई उपकरण है, कोई संपत्ति है, उसको अपने कब्जे में लेगा। उसके बाद वो जो खून लगे हुए कपड़े हैं या कोई भी ऐसा सबूत है उसको इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसका जाके फॉरेंसिक टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं रासायनिक परीक्षण। इसके बाद वो अभियुक्त के हस्तलेख, हस्ताक्षर, अंगूठे का चिन्ह, इन सब का परीक्षण करेगा, फिंगरप्रिंट्स का। देन वो घटनास्थल की पूरी फोटोग्राफ्स लेगा। उसके बाद वो अपराधी को गिरफ्तार करेगा, आवश्यकता होने पर उससे रिमांड प्राप्त करेगा, कि फिर किसी स्थान आदि की तलाशी लेना अगर ज़रूरी है तो उस स्थान की भी तलाशी लेने जाएगा। इसके बाद अपकृत्य के मृत्युकालीन घोषणा यानी डाइंग डिक्लेरेशन के बयान को लेखबद्ध करेगा, और बाद में अभियुक्त एवं संपत्ति आदि की पूरी शिनाख्ती करेगा, और तब जाके अंतिम रिपोर्ट, जिसको आरोप पत्र कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं या फाइनल रिपोर्ट करते हैं, वो बनाएगा, जो कि इन्वेस्टिगेशन का सबसे लास्ट पार्ट है, और वो फिर उसको सबमिट करना होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ये अब तक आपने किसी मूवीज़ में, किसी भी क्राइम उसमें ज़रूर देखा होगा कि एफआईआर से जो कहानी शुरू होती है वो चार्जशीट पे जाके ख़त्म होती है, और बीच में ये 10 स्टेप होते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करने होते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ बाय इंचार्ज द्वारा मृत्यु की जांच कैसे होती होगी। तो जब किसी थाने के इंचार्ज पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी को, जिसको राज्य सरकार ने विशेष रूप से ये अधिकृत ये दिया है कि ये सूचना प्राप्त हो कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की या दूसरे व्यक्ति द्वारा या पशु द्वारा, मशीन द्वारा, किसी दुर्घटना द्वारा किसी को मारा गया है, ऐसी परिस्थिति से मरा है जिसमें उचित रूप से संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध करके इसको मारा है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए प्राधिकृत
संबंधित होता है उसकी सूचना देगा। और जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी निर्धारित नियम द्वारा जिला या परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किसी समान या विशिष्ट आदेश के माध्यम से ना कहा जाए, उस स्थान पर जाके वह 2 या 2 से अधिक निवासियों की उपस्थिति में मृतक व्यक्ति के घाव, कहाँ कहाँ उसके शरीर में क्षति हुई है, उसके सब चिन्ह, उसके शरीर पे पाए गए सारे, उसका नाप जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट में मृतक व्यक्ति के शरीर में पाए गए उपकरण के जो भी चिन्ह है और मृत्यु के कारण का उल्लेख करेगा। यह धारा 194(1) में। और उस रिपोर्ट पे पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों द्वारा जो उससे सहमत हो उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि पुलिस ने जो भी लिखा है मृतक व्यक्ति को देख करके वो सब सही, अगर सहमत हो तो साइन करें और फिर परगना मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा धारा 194(2) के तहत। इसके बाद धारा 194(3) है, जब पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में शंका होता है और किसी अन्य कारण से उसका विचार हो कि ऐसा करना राज्य सरकार द्वारा निमित्त बनाए गए नियम के अधीन रहते हुए मृतक के शव की समीक्षा करना सर्जन को पास भेजेगा। और दूरी हो तो रास्ते में सड़क के जोखिम के बिना ऐसी परीक्षा मतलब होता है, अगर कई बार दूरी हो जाती है तो चिकित्सक नहीं पहुंच पाता है तो चिकित्सक को भेजा जाता है। ये धारा 194(3) में है। और धारा 194(4) कहता है कि मृत्यु समीक्षा जो होती है वो जिला मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अपराध किसी के पास भेजना होता है। फिर धारा जो 194 है ना, वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के कारण की जांच होती है और मजिस्ट्रेट द्वारा भी मृत्यु के कारण की जांच की जाती है। धारा 196 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की अभिरक्षा में हो जाती है तो उसकी मृत्यु के कारण की जांच सिर्फ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी के साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी उसकी जांच करनी होती है, जो कि है धारा 196(1), 2, 3, 4 और 5 में। और इस धारा से अंतर्गत यहाँ पर मजिस्ट्रेट को कैसे जांच करनी होती, किस परिस्थिति के अनुसार वो सारा डिटेल दिया हुआ है। इससे कभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं पूछे गए, पर अगर आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिख रहे हैं तो धारा 194 और 196 भी अगर लिख दीजिएगा तो आपको इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन में क्या आप कर सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ये सुरक्षा की शुरुआत होती है एफआईआर से। जब भी कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला अधिकार मिला है भारतीय नागरिकों को कि वो तुरंत एफआईआर करवाए और उनको ये अधिकार है कि एफआईआर होते ही पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो किन किन धाराओं में दिया गया है ये लिखना, इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये लिखना, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस के अंग कितने हैं 10 स्टेप में वो आपको नोट डाउन करके लिखना है। उसके बाद पूरा प्रोसीड्यूर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, धारा 176 लिखनी है। और फिर अन्वेषण में उच्च न्यायालय कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, 2 केसेस जो मैंने बताए वो करके आपको लिखना है। इससे आपका पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। बाकी की सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एलएलबी की क्लासेस हिंदी में चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एक तरह से ऑडियो क्लास है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को ध्यान से सुनना है और इसको नोट डाउन करके स्ट्रक्चर बना लेना है। अगर आपको क्लास फास्ट लगती है तो आप इस वीडियो को स्लो मोशन करके भी सुन सकते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि 15 मिनट में मैं आपको एक आंसर पूरा फॉर्मेट करवा सकूँ बेयर एक्ट के साथ और साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज में केसेस और फैक्ट के साथ बता सकूं। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो नीचे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके और इस क्लास को अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लीजिएगा जो भी एलएलबी कर रहा हो। तो कोई भी और क्वेश्चन जो